ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज मैं एक नए और बड़ा इनोवेटिव टॉपिक आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगा। मैं आपको संक्षिप्त में थोड़ा सा इको कॉलोनियलिज्म के बारे में समझाऊंगा। यह टर्म अभी हाल में क्वाइन हुआ है और नए कंटेक्स्ट में। तो आप जानते हैं कि हम जब प्रेजेंट को एक्सप्लेन करते हैं तो हम पास्ट के बर्डन से नहीं बच सकते। वी कैन नॉट बी फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ पास्ट बाय एक्सप्लेनिंग द प्रेजेंट। हम वर्तमान की व्याख्या करने में अतीत के अधिभार से नहीं बच सकते। इसलिए जब हम इको कॉलोनियलिज्म की बात करते हैं अर्थात पर्यावरणीय उपनिवेशवाद, तो आपके मन में क्यूरियोसिटी होगी, भाई ये उपनिवेशवाद का कोई संस्करण है? हाँ, बिल्कुल नया संस्करण। और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नई चुनौती। तो मैं आपको एक तरफ ध्यान इंगित करना चाहूंगा कि किसी स्कॉलर ने कहा है कि हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशन शुरू हुए, दुर्भाग्यजनक स्थिति यह रही कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शुरुआत जो वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा की गई या वेस्टर्न मॉडल पर हुआ, वह कॉलोनियलिज्म के साथ हुआ, उपनिवेशवाद के साथ हुआ। तो उपनिवेशवाद जब दुनिया में आया, उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि एक देश दूसरे देश पर कब्जा करके उसके रिसोर्सेस, उसके संसाधनों का दोहन, उसके रिसोर्सेस का एक्सप्लॉयटेशन अपने लाभ के लिए करने लगता है। उसी को हम उपनिवेशवाद अथवा कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि 16-17 सेंचुरी में जब नई दुनिया की खोज हुई, तो अमेरिकी महाद्वीप के संसाधनों की लूट शुरू हुई। देयर स्टार्टेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेस ऑफ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। वहां पर बिल्कुल ही सोने और चांदी का अपार भंडार था। नॉर्दर्न अमेरिका में सोना, साउदर्न अमेरिका में चांदी। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन फाइंड देयर द डिफरेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। उसके बाद वहां पर बहुत सारे ऐसे बागवानी फसलें थी। अब देखो, आलू, वहां से आलू एक ऐसी, पोटैटोज मतलब एक ऐसी सामग्री मिली थी, दुनिया तो सिर्फ यही जानती थी। वेस्टर्न कंट्रीज ने अमेरिका से सोने और चांदी पाया, लेकिन सच्चाई है कि उन्होंने वहां से पोटैटोज पाया। इस पर बहुत कम लोगों का ध्यान है। और एक बार जब अमेरिकी आलू उपलब्ध हुई यूरोप को, यूरोप में फेमाइन, जो अकाल जैसी घटनाएं थी, वो अकाल जैसी घटना। तो हियर आई हैव टू इन्फॉर्म यू, in fact, the European powers started to colonize America, American continent first. तो पहले उन्होंने अमेरिकी महाद्वीप का उपनिवेशीकरण किया, वहां के संसाधनों को लूटा। फिर अफ्रीकी महाद्वीप तो सबसे निकट था, इंटीरियर में वो नहीं जा पाए, तो शुरू में उन्होंने कोस्टल रीजन में, जो तटीय क्षेत्र है, वो तटीय क्षेत्र में उन्होंने अपने उपनिवेश बनाए, अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। और सबसे घिनौना जो लूट अफ्रीका में हुआ, सबसे हीनस क्राइम यू कैन से, दैट इज स्लेव ट्रेड, दासों का व्यापार। अब समझ सकते हैं, 1 करोड़ 30 लाख दास 300 वर्षों में अफ्रीकी महाद्वीप से बेच लिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में जियो पॉलिटिक्स की जो शुरुआत हुई, वह कहीं ना कहीं रिसोर्सेस की लूट के साथ शुरू हुई। और सबसे पहली रिसोर्सेस जो यूरोपियन कंट्रीज ने या वेस्टर्न कंट्रीज ने कॉलोनियलिज्म के रूप में या कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के रूप में लूटना चाहा था, उस सबसे पहला रिसोर्सेस था कि दूसरे देश की सामग्रियों यानी कच्चे मालों को लूटो। और अफ्रीका में तो इंसान तक को लूट लिया गया, जिसको आप स्लेव ट्रेड कहते हैं। फिर ये था पहला स्टेज, जहां जियो पॉलिटिक्स आप देखते हैं। अब दूसरा स्टेज आपको देखने को मिलेगा 20th सेंचुरी के आरंभ में। वहां पर जियो पॉलिटिकल रिलेशनशिप बदला, क्योंकि अब लूट के लिए उनको नए पदार्थ चाहिए थे। एंड दैट वाज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत। और ऊर्जा का स्रोत था हाइड्रोकार्बन। मतलब कि उनको चाहिए था बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पाद एवं गैस, खासकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जब धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन में, जब स्टीम इंजन का स्थान इंटरनल कंबस्टन इंजन लेने लगा, तब उनको चाहिए पेट्रोलियम उत्पाद। क्योंकि अब कोयले से काम नहीं चल रहा है। हालांकि कोयला भी चलता रहा, आज तक चल रहा है, लेकिन उसके बाद पेट्रोलियम उत्पाद के लिए मारामारी शुरू हो गई और एक नए तरह का जियो पॉलिटिक्स शुरू हो गया। और वह जियो पॉलिटिक्स था कि भाई किस तरह से हम पेट्रोलियम के भंडार पर कब्जा करें, गैस के भंडार पर कब्जा करें, हाइड्रोकार्बन के भंडार पर कब्जा करें। तो पहला मैंने आपको बताया कि पहली लूट जब अमेरिकी महाद्वीप की हुई थी, तो ये आपका 18 नॉर्दर्न अमेरिका, ये
लैटिन अमेरिका और यह जो आप देख रहे हैं ये अफ्रीकन रीजन है। इन तीनों के बीच एक प्रकार का ट्रायंगुलर ट्रेड शुरू हुआ। तो ये मतलब यू कैन से दिस वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉलोनियलिज्म and expansion of European power in American continents and the new type of geopolitics, जिसमें कि पहले अमेरिकन कॉन्टिनेंट में गए, फिर एशियन कॉन्टिनेंट में भी गए। ऐसा नहीं है, लेकिन एशिया में चूंकि पावरफुल स्टेट्स थे, वहाँ लूट मचाने के लिए उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ा और जब वो मौका मिला तो वहाँ भी उन्होंने लूटपाट की। लेकिन जब 20वीं सेंचुरी में आप आएंगे तो देखेंगे कि अब उनको एक नया क्षेत्र, एक नई सामग्री चाहिए थी। वो थी हाइड्रोकार्बन उत्पाद। तो पश्चिम एशिया और अरब क्षेत्र को वर्चुअली उन्होंने आपस में बांट लिया। उसमें बहुत सारे पश्चिम की मल्टीनेशनल कंपनीज जो पेट्रोलियम तो कहोगे रिफाइनिंग कंपनीज थी, जो पेट्रोलियम के कच्चे भंडार पर कब्जा करके उसकी रिफाइनिंग करती थी। उसमें आपको अमेरिकन कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी थी, जर्मन कंपनी थी। तो डिफरेंट कंट्रीज वर गेटिंग इन्वॉल्व इनटू द एक्सप्लोरेशन ऑफ पेट्रोलियम रिजर्व्स। तो ये जो आप देख रहे हैं ये दूसरे तरह का जियोपॉलिटिक्स है। और अमेरिका ने जो अपना वर्चस्व, क्योंकि जिस समय पेट्रोलियम उत्पाद प्रकाश में आए और जब वेस्टर्न पावर्स विशेषकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब दुनिया में कॉलोनी स्वतंत्र हुई, एशियो अफ्रीकन कॉलोनी स्वतंत्र हुई, लैटिन अमेरिका तो पहले ही स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन जब एशियो अफ्रीकन कॉलोनी जिस समय स्वतंत्र हो रही थी, उस समय एक नए प्रकार की कॉलोनी वेस्टर्न पावर्स ने बनाई और वह थी अरब क्षेत्र और वेस्ट एशिया। जब उन्होंने पेट्रोलियम भंडार पर कब्जा किया, अपने वहां पक्षधर सरकार को स्थापित किया, उनको आप एक प्रकार का न्यू कॉलोनियलिज्म कह सकते हैं या न्यू इंपेरियलिज्म। तो ये है सेकेंड स्टेज का जियोपॉलिटिक्स। अब जो मैं आपको बताना जा रहा हूं इको कॉलोनियलिज्म, ये क्या फिनोमेना है? रिसेंट फिनोमेना है। एक्चुअली क्या हुआ कि दुनिया में पर्यावरण का दोहन हुआ एंड हम लोग एक नए एरा में प्रवेश कर गए जिसमें सर्वाइवल ऑफ द अर्थ मुश्किल हो गया। सारे कंट्रीज के ऊपर आज आप देख रहे हो कि पर्यावरण यानी कार्बन उत्सर्जन में कटौती का दबाव है कि कार्बन रिलीज में कटौती होनी चाहिए। और पर्यावरण का मुद्दा आज सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है। तो सारे देश पर एक तलवार, गले पर तलवार लटक रही है। देखिए अब यूएनएफसीसीसी का जो प्रेशर है, मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का जो प्रेशर और दबाव है वो अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा दबाव आज सारे देशों पर है। उनके यहाँ खुद नेचुरल क्लैमिटीज की संख्या बढ़ती जा रही है, प्राकृतिक संकट, प्राकृतिक आपदा बढ़ती जा रही है। तो सारे देश अंदर से डरे हुए हैं। अब मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो अब दूसरे तरह के स्टफ हैं। अब वो ड्रिल बेबी ड्रिल का नारा दे रहे हैं, ये अंदर से औसत अमेरिकन भी डरे हुए हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है, अब ये पर्यावरण एक चूंकि आज बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है, सो ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी इज द मेजर इशू। आज की तारीख में सबसे मेजर इशू है कि हम एनर्जी को ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं। हमारा मानना है कि हम धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की तरफ जाएं, जिसमें सोलर एनर्जी एक बहुत, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बहुत इस तरह की चीजें अब उभर के आ रही है। वी आर जस्ट सोर्सिंग द न्यू सोर्स ऑफ, यू कैन से वी आर नाउ सोर्सिंग द न्यू मेथड एज वेल एज द न्यू रिसोर्सेस फॉर गेटिंग एनर्जी। तो ये चीजें आज हमारी प्रायोरिटी है, क्योंकि आज दुनिया को सरवाइव करना है और सबसे पहले तो सारे कंट्रीज को अपने यहाँ कम से कम कार्बन उत्सर्जन को रोकना है। तो आज जो मारधाड़ शुरू हुई है माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वो है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए उसी तरह आज लूट मची हुई है जिस तरह आपको कभी आपने हाइड्रोकार्बन के लिए देखा था, पेट्रोलियम के लिए देखा था, या बहुत पहले आपने अमेरिका, लैटिन अमेरिका में सोने चांदी के लिए देखा था। इट इज अ न्यू टाइप्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स। अब यहां पर आप देखिए वेस्टर्न पावर्स, जो यूरोपियन कंट्रीज है, उनके पास भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं। अब क्रिटिकल मिनरल्स में क्या है भाई? कोबाल्ट है, लिथियम है, निकेल है और रेयर अर्थ रिजर्व्स है। कोबाल्ट, लिथियम, निकेल एंड रेयर अर्थ रिजर्व्स। अब इसके लिए सभी कंट्रीज प्रयास कर रहे हैं कि हम ये ज्यादा से ज्यादा अपने अपने इंटरेस्ट में कर लें, अपने पोजीशन में कर लें। यूरोपियन कंट्रीज के पास खुद का रिजर्व है और अमेरिका के पास लिथियम का बहुत बड़ा रिजर्व है, लेकिन इनकी स्ट्रेटेजी क्या है
कि हम दूसरे देश के रिज़र्व का उपयोग करें। इसका 2 मकसद है। एक मकसद इनका ये है, अगर हम अपने माइनिंग को खोलेंगे तो हमारे यहाँ पॉल्यूशन होगा। कि माइनिंग को खोलने का मतलब है कि आपके यहाँ पॉल्यूशन लेवल बढ़ेगा। तो हम दूसरे देश में माइनिंग को खोलते हैं, उनको हम डाँट-फटकार करेंगे कि भाई आपके यहाँ पॉल्यूशन हो रहा है। लेकिन ब्लेम हमारे ऊपर तो आएगा नहीं। तो दूसरी जगह के मिनरल रिसोर्सेज को हम खोदते हैं और वहाँ से हम अपने क्रिटिकल मिनरल्स प्राप्त करते हैं। तो एक मकसद ये है। दूसरा मकसद ये है कि जब इनका सोर्स एग्जॉस्ट कर जाएगा, तब हम अपना सोर्स को ओपन करें। इसलिए ये ऐसा प्रयास। अब सवाल यह खड़ा होता है कि इस रेस में कौन-कौन है? तो यूरोपियन कंट्रीज भी है, अमेरिका भी वैसे है और चाइना भी इस रेस में शामिल है। और नए-नए क्षेत्र में लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में वो प्रभाव बढ़ा रहे हैं मिनरल रिसोर्सेज के लिए, क्रिटिकल क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज के लिए। और अब देखिए जैसे चाइना है तो उसने घाना में अपना माइनिंग सोर्स खोजने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से आज जो लूट मची है इसने पूरे जियोपॉलिटिकल रिलेशंस को बदल दिया है। आज आप देखिए अफ्रीका का कितना इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। लैटिन अमेरिकन देश की तरफ लोग कैसे भाग रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में भारत को क्या करना है? जब भी कॉलोनियलिज्म आया है तो भारत ने उसका मुकाबला किया। उसने जो ग्लोबल नॉर्थ है वो हमेशा ग्लोबल साउथ के रिसोर्सेज को लूटने की कोशिश करते हैं और ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में इंडिया हमेशा इमर्ज किया है। अभी भी इंडिया का रोल इंपॉर्टेंट है, गिव एंड टेक के बेसिस पर। आप तो देखिए बात यहाँ ग्लोबल साउथ की नहीं, खुल्लम खुल्ला पहली बार आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज को लूटने के लिए आमादा है, ब्रॉड डे लाइट में। इट इज ए क्लियर कट डकैती एंड नो वन इज गोइंग टू रेज द साउंड अगेंस्ट हिम। तो ये आज की दुनिया की स्थिति है। इसके लिए एक नया नाम दिया गया है, इको कॉलोनियलिज्म। और यह आज हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। ये हमारे जियोपॉलिटिक्स को अपने ढंग से डायरेक्शन दे रही है। तो मैं आपका ध्यान इसकी तरफ इंगित करना चाहता हूँ। कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं, किसी निबंध से लेकर किसी भी चीज़ में आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो मैं इस लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत ही मैं संक्षिप्त उस पर चर्चा करना चाहता था। हम दूसरे। थैंक यू भाई।